हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले क्या है, आपका एक काम है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है उसको देखेंगे तो क्लास का जो समय है इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला की जो क्लास आपको देखिए शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है, आप लोग इसको अगर याद करके रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्लास अटेंड करने में, ठीक है। जीके जीएस की तो जो क्लास है सभी को पता है, 10 बजे से जो आपकी क्लास स्टार्ट होती है, इतने याद रखिएगा। 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट है ये दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाता है। आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन करें। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर, तो आप लोग इतना काम कर लीजिए, ठीक। बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया था। जो कि एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो एग्जाम के अपडेट से याद आया कि जिसने अभी तक बीएड का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, यूपी बीएड का, तो जाके फटाफट अपना यूपी बीएड का एडमिट कार्ड जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर कर देंगे। और तैयारी को अगर पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा, 51 नंबर से स्टार्ट है। क्या देगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महासागर सबसे छोटा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महासागर की अगर बात की जाएगी तो देखिए सबसे छोटा महासागर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर की बात कर रहा है ना, क्या है सबसे छोटा महासागर। 1 मिनट रुक जाइए। सबसे छोटा महासागर आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर दिया गया है, ठीक है। सबसे छोटा महासागर आपका प्रशांत तो नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। 1 मिनट। सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे होगा आंसर आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसको क्लियर करिए, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहे थे। तो आपका आर्कटिक महासागर जो आपका सबसे छोटा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर से को, ठीक है। आर्कटिक महासागर आपका यहाँ पे सबसे छोटा होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 52 नंबर क्या देगा, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य आपका। तो उपनयन समारोह को जो है क्या होता है, इस अवसर पर जो है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण जो है करवाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण करवाया जाता है, ठीक है। उपनयन समारोह को एगो पवित्र संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर जो है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद बच्चे को द्विज कहा जाता था, ठीक है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 53 नंबर का देगा, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है, बताइए। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है। तो आपका एड आंसर मुंडको उपनिषद से जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका एड आंसर। सत्यमेव जयते महावाक्य आपका मुंडको उपनिषद से उद्धृत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 54 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका एड आंसर। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो देखिए मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान अगर देखने जाएंगे तो आपका एड आंसर यहाँ पर आती है स्तंभ है, ठीक है। क्लियर है सभी को। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ जो है प्राचीन प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं, ठीक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। क्लियर है। अगला आपका देखें 55 नंबर है। बताने की कोशिश कीजिएगा सही। तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, बताइए। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता की बात करें कौन, तो इसकी रचना जो आपके प्रदीप कुमार राय ने की है, ठीक है। याद रखिएगा। तो जो दिएगा पीके राय आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 56 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 56 पर आपका आइडेंटिटी का राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? बताइए, यह किसका कथन है? राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो दिया गया साथियों आपका भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 57, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? आंग्ल समाज में हत्या जो है कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? इसका राइट आंसर क्या होता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 10वीं सदी तक। ठीक है, याद रखिएगा। आंग्ल समाज में हत्या जो है 10वीं सदी का सदी तक। ठीक है, शताब्दी तक। आंग्ल समाज में हत्या जो है 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं मानी जाती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 58 पे आपका एड्रेस होगा, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। यह किसका कथन? बताइए, आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो दिया गया आपका प्लेटो का है। प्लेटो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्लेटो जो है यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह जो है सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। ठीक है, अरस्तु का गुरु था ये, और सुकरात का क्या था? शिष्य था। ठीक है, तो आदमी का लालच जो है अपराध का प्रभावी कारण है, यह जो है प्लेटो का कथन था। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखिए 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जरा, कर्नाटक या कामरूप? तो देखिए तो इसका राइट आंसर आपका, 1 मिनट, कामरूप। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कामरूप जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य जो है कर्नाटक तक था। राजत रंगड़ी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे। अतः कश्मीर में भी अशोक का साम्राज्य जो है शामिल था। याद रखिए, कामरूप असम का पुराना नाम है तथा यहाँ अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखिए 60वां, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग कौन सा? बताइए, क्रोध है, घृणा है, भय है, आश्चर्य? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग ना, तो ये जो है आपका भय है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग आपका भय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो वह नदी आपके यहाँ पे देखिए सतलज नदी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर देखो, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। याद रखिएगा। ठीक है, शिवकिला दर्रे के निकट यह हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। यह प्रसिद्ध या जो है भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। एक बार देखें 62 नंबर, क्या देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है सुचिता कृपलानी। याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचिता कृपलानी थी। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखें 63 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, कौन सा देश जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा भारत है आपका। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 64 नंबर, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध होता है? बताइए, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये सभी का जो है निषेध होता है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, चुनाव को ईमानदारी एवं पारदर्शिता
के साथ संपन्न कराने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं चुनाव आचार संहिता कहलाते हैं। ठीक है, चुनाव आचार संहिता के तहत घृणाजनक भाषा, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग तथा निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण आदि का जो है निषेध रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 65 नंबर, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया था? मैंने अभी इसके बारे में आपको 100 वाली क्लास में पढ़ाया था। बताइए, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी वह जो है शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया था? तो आपका आइडिया हो जाता है 23 मार्च को। एक आपका देखिए 30 जनवरी को मनाया जाता है, जब जो है गांधी जी की हत्या की गई थी, उसको भी देखिए शहीद दिवस के मनाया, लेकिन वो 30 जनवरी को होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर एक बार देखिए 66 नंबर, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहत सांची स्तूप जो है किस काल से संबंधित है? तो देखिए बृहत सांची स्तूप जो आपका संबंधित है साथियों, मौर्य काल से संबंधित। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बृहत सांची स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है, तो डी वाला ऑप्शन तो दिया गया 66 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 67 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी और आर्द्रभूमि? बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजस्थान में। ठीक है, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है, राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया सीला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 68 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन? बताइए, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो आपका देखिए होता है साथियों भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका देखेंगे 69 नंबर, क्या देगा है बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिए गए? इनमें से कौन जो है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ठीक है, तो कौन जो है इनमें से भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था ना? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आपके भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। जाकिर हुसैन जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, ये जो है वर्ष 1967 से लेकर 1969 तक भारत के तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, का 70 नंबर है, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित? बताइए, भारत के किस तटवर्ती शहर में जो है सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों मुंबई शहर में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है, यह जो है माहिम बे यानी कि माहिम नदी पर स्थित बांद्रा वर्ली या राजीव गांधी सी लिंक है। ठीक है, यह पुल जो है अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई आपकी देखिए 5600 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, बांद्रा सी लिंक की। ठीक है, बांद्रा वर्ली सी लिंक इसका नाम है। ठीक है, 71 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका आंसर। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? बताइए, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान जो है किन विशेष फसलों के लिए है? तो आपका राइट आंसर होगा गेहूं और चावल के लिए। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, और भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम एन स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है 72 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर का अधिया और बट्टाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? बताइए, अधिया और बटाई शब्दों का जो प्रयोग है किस अभिप्राय से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए, इसके बारे में आपको देखिए, ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों में अधिया एवं बटाई प्रणाली का प्रचलन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलन है। यह शब्दावली साझे में की जाने वाली कृषि से संबंधित होते हैं। ठीक है, फसल की साझेदारी से, और दूसरा होता है साथ ही कृषि कार्य बैठक हेतु भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है बी और सी आपका जो है अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग का जो ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्यों में अधिया एवं बटाई प्रणाली का प्रचलन है, यह शब्दावली साझे में की जाने वाली कृषि से संबंधित है, साथ ही कृषि कार्य बैठक हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 73 नंबर, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन से? बताइए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उर्वरता की दृष्टि से अच्छी माने जाने वाली जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 74 नंबर क्या देगा है? भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी बताइए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग आपकी जो है साथियों 2.5 लाख है, जो कि गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। ठीक है, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका ऐड है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग जबकि 2.5 लाख है, जो कि गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐड है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्या देगा? उत्तर प्रदेश की किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक बताइए। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के तराई इलाके में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। यहाँ की जलवायु आपकी आर्द्र और उष्णकटिबंधीय होती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में तराई इलाकों में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ की जो जलवायु कैसी है तो आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय। अगला है आपका क्षेत्र में यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव बताइए। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होगा? तो देखिए यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बाद देखिए 77 नंबर क्या देगा? चार्ल्स कुले का अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, क्या बताइए? चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक चुनाव का उदाहरण क्या है? देखिए चार्ल्स कुले के अनुसार प्राथमिक समूह का उदाहरण जो दिया गया है क्या नहीं होता है ना, तो आपका आइडेंस यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजनीतिक दल। जो आपका शीला विकल्प देगा आपका आइडेंस। और चार्ल्स कुले के अनुसार संबंधों की निकटता को व्यक्त करने वाले समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं, जैसे कि परिवार, बच्चों का खेल समूह, अस्थायी पड़ोस आदि। जबकि राजनीतिक दल जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आता, यह जो है द्वितीय समूह का उदाहरण हो जाएगा। अगला है आपका देखें 78 नंबर, इनमें से कौन सी विशेषता जो है बाह्य समूह की नहीं बताइए। इनमें से कौन सी विशेषता आपकी बाह्य समूह की नहीं है? तो बाह्य समूह की विशेषता जो दी गई है कौन सी नहीं है ना, तो कौन सी नहीं है तो आपका राइट आंसर समूह के सदस्यों के प्रति त्याग की भावना। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। बाह्य समूह के अंतर्गत सदस्यों के प्रति त्याग की भावना नहीं पाई जाती है। ठीक है, बल्कि त्याग की औपचारिकता मात्र पाई जाती है। ठीक है, क्या त्याग की भावना अंतर समूह की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 79 नंबर। इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता बताइए। इनमें से कौन सा आपको जो है सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है ना, तो सामाजिक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है आपका जो दिया गया है ऑप्शन सी ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और निम्न वर्ग, ये जो आपके सामाजिक वर्ग को परिभाषित, लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो है इसको परिभाषित नहीं करता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका देखेंगे 80 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए निम्न में से सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी बताइए। निम्न में से सामुदायिक विकास योजना कब आरंभ हुई थी? तो सामुदायिक विकास योजना आपकी आरंभ हुई थी साथियों 1952 में, जो आपका दिया गया है बी विकल्प 80 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कई पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड होता है, इसका मुख्यालय आपका सामुदायिक विकास केंद्र कहलाता है। ठीक है, एक जिले में कई सामुदायिक केंद्र होते हैं। सामुदायिक विकास योजना का जो प्रारंभ है आपका वर्ष 1952 में किया गया था। चलिए अगला है आपका देखिए 81 नंबर, रिक्त स्थान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या वित्त मंत्री? तो आपका एड्रेस होगा राष्ट्रपति, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और इसका जो कार्यकाल है आपका 6 वर्षों का होता है। मैंने इसके बारे में आपको सुबह पढ़ाया था, 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो भी आपकी पूरी हो जाए पहले। ठीक है, अगला आप देखेंगे 82 नंबर, राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण बताइए। राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ किस प्रकार के समूह के उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ये जो आपके देखिए द्वितीय समूह के उदाहरण, राजनीतिक दल एवं मजदूरी संघ जो आपके द्वितीय समूह के उदाहरण था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका देखें 83 नंबर क्या देगा? राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है बताइए। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो बजट है किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लोकसभा को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो बजट है आपका लोकसभा को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 में क्या जी योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे बताइए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे ना, तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपके मोन्टेंग सिंह अहुल वालिया थे। ठीक है, अहुल वालिया, जो आपका दिया गया एमपीटी विकल्प आपका राइट आंसर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपके मोन्टेंग सिंह अहुल वालिया थे। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखिए 85 में क्या देगा, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण बताइए। नीलगिरी पर्वत जो है किसके उदाहरण, तो देखिए नीलगिरी पर्वत जबकि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण, ठीक है, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण, जो आपका दिया गया बी विकल्प सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, ठीक है, यह पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है। दोडो बेटा जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च एवं दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी भी नीलगिरी में ही स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें क्या दिया गया है, 86 नंबर। निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का क्या तात्पर्य है, तब बताइए। निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का क्या तात्पर्य कौन सा है, तो देखिए सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य क्या है ना, कौन सा है, तो देखिए सस्ती मुद्रा नीति का जो तात्पर्य होता है, देखिए अनंतः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति को कहते हैं, ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य आपका देखिए अनंतः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 87 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 87 पे आपका राइट आंसर, संसद सदस्य को शपथ कौन बताइए। संसद सदस्य को शपथ कौन दे, देखिए संसद के सदस्यों को शपथ आपका दिलाने का कार्य किसका है, तो आपका राइट आंसर साथियों राष्ट्रपति का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही होता है, ठीक है। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 88 नंबर। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय को जो है सदन न्यायालय का और उच्च न्यायालय को जो है विलय कर दिया गया, तो बताइए किस वायसराय के दौर में जो उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था, तो लॉर्ड एलिगन, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, लॉर्ड एलिगन के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय के जो उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर से इसका लॉर्ड एल्गिन, यानी कि 1862 और 63 ईस्वी के कार्यकाल में जो है सर्वोच्च एवं सदन न्यायालय को उच्च न्यायालय में के साथ जो है शामिल कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 89 नंबर। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन, बताइए। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य का जो है राज्यपाल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर होगा इसका है। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका देखें 90 नंबर, क्या देगा, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए अधिकार किसके पास, बताइए राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो देखिए संसद के पास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार आपका संसद के पास होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 91 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका आंसर। भारतीय गणराज्य में रिक्त स्थान शब्द का तात्पर्य जो संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है, किसका बताइए। भारतीय गणराज्य में रिक्त स्थान शब्द का तात्पर्य जो है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति शासन का, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य जो है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 92 पे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, देखिए संघ सूची के अंतर्गत आपका जो दिया गया है डाकघर बचत बैंक, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, डाकघर बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 को जो है संघ सूची कहा जाता है, इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय का उल्लेख है जिन पर विधि बनाने की शक्ति आपकी संसद को है, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्या देगा, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां, बताइए भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां है ना, तो भारतीय संविधान में अभी इस समय की बात करें तो 12 अनुसूचियां, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके देखिए 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं आपकी 12 अनुसूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में आपके कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, देखेंगे 94 नंबर, क्या देगा, समाज के उद्ध विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए समाज के उद्ध विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो समाज के उद्ध विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपका यहाँ पे
स्पेंसर ने जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है क्लियर है। हर्बर्ट स्पेंसर विक्टोरियाई काल के एक और अंग्रेज दार्शनिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। समाज के उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, ठीक है क्लियर है। अगला आपका देखें 95। शारदा एक्ट किसको रोकने के लिए पारित हुआ था, बताइए शारदा एक्ट जो है किसको रोकने के लिए पारित हुआ था। देखिए शारदा एक्ट जो है किसको रोकने के लिए ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बाल विवाह को, जो आपका दिया गया एमपी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की शादी की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कियों की आयु और लड़कों की शादी की जो आयु 18 वर्ष तय की गई। किंतु बाद में इसे जो है क्रमशः लड़कियों की आयु को 18 वर्ष और लड़कियों की आयु को जो 21 वर्ष कर दिया गया था। इसके प्रायोजक आपके हरविलास शारदा थे, ठीक है याद रखिए, इसी कारण इससे जो शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला आपका देखें 96 नंबर, क्या देखा बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया, बताइए प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोजर। तो जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर कोजर एवं कोजर एक आपके अमेरिकी समाजशास्त्री थे, इन्होंने जो आपकी प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के नाम से जो है वर्णित किया है। अगला आपका 97 नंबर, क्या देगा निम्नलिखित में से किसमें प्रथमतः वर्ड यानी कि व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, बताइए निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रथमतः, ठीक है निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रथमतः वर्ड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऋग्वेद में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है ऋग्वेद में प्रथमतः वर्ड व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 98 नंबर, क्या देगा किस आश्रम को धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा, बताइए किस आश्रम को धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देखिए गृहस्थ को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है गृहस्थ आश्रम को जो है धर्म अर्थ एवं काम का संगम कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 99 क्या देगा सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया, बताइए सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों के डेविस ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत आपका के डेविस ने दिया था। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की, बताइए गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की, तो देखिए गरीबी की संस्कृति की अवधारणा आपकी विकसित की थी ऑस्कर लेविस ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर गरीबी की संस्कृति की अवधारणा आपकी ऑस्कर लेविस ने विकसित की थी, ठीक है क्लियर है इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की कला वर्ग की आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को हिंदी वाली। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जरूर देखा जाएगा आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है और चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।